हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सबके सामने किसान बैच में हम आपके सामने क्रॉप साइंस में एक नया क्रॉप लेकर आ गए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्रॉप है। मेन ही क्रॉप मुख्यतः कुछ ही क्रॉप होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनमें से एक है पैडी, धान। तो हम आज धान की फसल के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, धान गेहूँ, क्योंकि ये मुख्य खाद्यान्न में आते हैं। तो हम इसको शुरू करते हैं। सबको पता है ये ग्रैमिनी कुल की फैमिली का एक क्रॉप है। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ओराइजम सटाइवम है। ओराइजा सटाइवम है इसका साइंटिफिक नेम। ओराइजा सटाइवा है। ग्रैमिनी कुल के आता है। इसका परिवार क्या है? ग्रैमिनी फैमिली से आता है, जिसको घास कुल भी कहते हैं। इसी का अगला नाम पोएसी भी है, या ग्रैमिनी है या पोएसी है, दोनों एक ही नाम है। और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? राइस, मतलब पैडी, राइस, कुछ भी आपको आए सेम ही है। तो उसका उत्पत्ति स्थान क्या है? इंडो बर्मा या दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, ये डी कैंडोला के अनुसार ही मान्यता दी जाती है। ठीक है, उन्हीं के मानते हैं। तो इंडो बर्मा या दक्षिण पूर्वी एशिया। विश्व के कितने प्रतिशत लोग धान को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं? तो विश्व में 60%। ठीक है, लोग अपने मुख्यतः जो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो 60% लोग। सोचिए, विश्व में कितनी ज़्यादा जनसंख्या धान को अपना खाद्यान्न में उपयोग करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, विश्व में धान का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? जिस एरिया, मतलब कितने क्षेत्र में उगाया जाता है, उससे क्षेत्रफल कहते हैं। तो कहाँ पर है? भारत में है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है। और इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 6 से 7% प्रोटीन पाया जाता है। आगे चलते हैं हम आपको लेकर। अब आ जाते हैं विश्व में। ठीक है, विश्व में धान के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ठीक है, विश्व में धान के उत्पादन में कौन सा देश पर, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं नहीं तो दिखेगा नहीं। तो जो उत्पादन में क्या है? उत्पादन में चाइना है। ठीक है, फर्स्ट पर। और वहीं भारत अपने कौन सा स्थान पर है? दूसरा है। ये उत्पादन में है, पर क्षेत्रफल में भारत नंबर 1 पर है, चाइना दूसरे नंबर पर है। ठीक है, क्षेत्रफल में, लेकिन उत्पादन में भारत सेकंड नंबर पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, धान के उत्पादन वर्ष में ऋतुओं में होता है। किस ऋतु में इसका उत्पादन हम कर सकते हैं? तो ये तीनों ऋतुओं में इसका उत्पादन हम कर सकते हैं। ठीक है, तीनों ऋतुओं में। और तीनों ऋतुओं का नाम क्या है? अस, अमन और बोरो। ठीक है, जो अमन होता है वो हम लोग मुख्यतः अपने उत्तर भारत की तरफ उसका उत्पादन करते हैं। अमन जो खरीफ सीजन में बोई जाती है, बारिश के सीजन में उसको हम बोते हैं। ठीक है, और जो बोरो होता है वो गर्मी के सीजन में हम उसको उगाते हैं। अस जो होता है वो शीतकालीन, मतलब कि ठंडी में जो होता है, शरद ऋतु में हम उसको उत्पादित करते हैं, वर्षा ऋतु से आने से पहले। ठीक है, तो भारत में खाद्यान्न दृष्टि से प्रथम स्थान दिया गया। तो खाद्यान्न की दृष्टि से प्रथम स्थान किसको दिया गया? धान को। विश्व का 99% धान कहाँ पर पैदा होता है? एशिया में। एशिया महाद्वीप में टोटल ऑफ प्रोडक्शन इन वर्ल्ड 99% होता है, तो एशिया में। धान के तीनों ऋतुओं को नाम मैंने बताया, देख लीजिए आगे आगे। अस, अमन और बोरो। ये क्वेश्चन आता है, अस कौन सा सीजन का होता है, अमन कौन सा सीजन का होता है, बोरो कौन सा सीजन का होता है। तो वो आपके सामने मैंने बताया। अमन जो है, सबसे पहले अमन, शॉर्ट ट्रिक याद करिए। अमन, अमन 3 अक्षर नाम है। और सीजन कौन सा? खरीफ है, 3 अक्षर नाम है। अमन, खरीफ, ये इसका एक ही सीजन के हैं। बोरो, बोरो में है ग्रीष्म। ठीक है, बोरो में ग्रीष्म। अस क्या है? अस समझ लीजिए ठंडी, 2 अक्षर का ठंड, अस, सर्द अस। ठीक है, सा से शरद होता है, आशा से
अस होता है। ऐसा ट्रिक याद कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम आपके सामने लेकर, धान किस प्रकार का पौधा है, मतलब टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ये पूछना चाहता है, टाइप ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन है। धान नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है, तो आप सबको पता है नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है, तो अमोनिकल, और वहीं गेहूं नाइट्रेट। ठीक है, धान नाइट्रोजन को अमोनिकल में। यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है, जो यूरिया आप सबके सामने आता है, देखे होंगे, यूज करते होंगे, उसमें नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 46%, मतलब अगर 50 किलो नाइट्रोजन है, यूरिया आप यूज करते हैं, तो उसमें लगभग 23 किलो होता है। ठीक है, 23 किलो पाया जाता है जो नाइट्रोजन, ये आपको काउंट करके निकालना पड़ता है। मतलब इसका 46%, 50 किलो इज इक्वल टू 46%, इसको केजी में आप उसको निकालेंगे तो 100% इज इक्वल टू निकालना पड़ता है। ठीक है, तो वही दिखाता है कितना प्रतिशत, मतलब कि 46% क्या है, 46% टोटल 100 किलो के हिसाब से ये परसेंट देता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज में 46% नाइट्रोजन। तो 50 किलो में 46% कितना होगा, वही समझ लीजिए, वही का आधा होगा, तो वही लगभग 23 किलो कुछ ग्राम पर आता है। 46 का आधा ही होगा ना, 23 किलो। तो लेकिन अभी यूरिया 45 किलो का हो गया, तो उस हिसाब से वो 21 किलो का हो जाता है। और डीएपी में कितना नाइट्रोजन पाया जाता है, 18%। ठीक है, 18%। चावल का टेस्ट वेट, परीक्षण भार, ये आता है पोटैटो का परीक्षण भार, गेहूं का परीक्षण भार, चावल का टेस्ट भार, परीक्षण भार, तो 25 ग्राम आता है, 25 ग्राम। सबसे ज़्यादा टेस्ट भार आता है मक्का का। ठीक है, 25 ग्राम 1000 ग्रेन के हिसाब से निकाला जाता है। धान के प्रोटीन को क्या कहते हैं, ओराइजोनिन, ओराइजोनिन। वहीं गेहूं के प्रोटीन को ग्लोबुलिन। ठीक है, ग्लोबुलिन। धान के प्रोटीन को ओराइजोनिन। 1 किलो धान के उत्पादन में पानी की आवश्यकता, इसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है, 5000 लीटर। ठीक है, 5000 लीटर। और धान का नर्सरी तैयार करने के लिए क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है डाइपोक विधि से। ठीक है, तो 15 से 20 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, 1 हेक्टेयर के लिए उपयुक्त इतना स्थान होता है। धान कैसा पौधा है, ये आ गया, मतलब कि टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब कि शॉर्ट डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, डे न्यूट्रल है, ये पूछ रहा है। तो धान एक लघु दिवस, मतलब कि शॉर्ट डे प्लांट है, C3 प्लांट है, C3 प्लांट है। इसके दाने को कैरियोप्सिस कहते हैं, सबको ही पता होगा, पिछली क्लासों में मैंने बताया, गेहूं, जौ, बाजरा सबका कैरियोप्सिस ही बोलते हैं। धान की प्रथम बाउनी जीन, इसमें जीन पूछा है, और वही किस्म पूछता तो जया, वही जीन पूछ रहा है तो डीजी जीन, डीजी जीन। धान में कौन से भाग को पेनिकल कहते हैं, पेनिकल किसको कहते हैं, पुष्पक्रम को। जो पुष्प निकलता है, धान जिसमें बाली लगती है, उसके जो यहाँ पर डंठल लगा रहता है, उसको हम पेनिकल बोलते हैं। और वहीं धान के बासमती किस्म का परीक्षण भार 21 ग्राम। सबसे अधिक नाइट्रोजन का नुकसान धान में किसके द्वारा होता है, तो विनाइट्रीकरण के द्वारा। ये नाइट्रोजन साइकिल आप पढ़ेंगे, कुछ नाइट्रोबैक्टर्स होते हैं, नाइट्रोमोनास होता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में जब परिवर्तित करते हैं, वो विनाइट्रीकरण के होते हैं। इसमें धान में एजेक्टोबैक्टर, ये सब आजोला, ये सब यूज करते हैं बायो फर्टिलाइजर के रूप में, उन सब में भी वो
नाइट्रेट्स जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को चेंज करते हैं अमोनिकल में, तो विनाइट्रीकरण के द्वारा नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। सामान्यतः 1 हेक्टेयर धान की बुआई हेतु नर्सरी की आवश्यकता 1000 वर्ग मीटर। ठीक है, 1000 वर्ग मीटर। यदि 1 हेक्टेयर की धान की बुआई करनी है, आपको लगाते हैं, रोपण करना है, तो उस पहले नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी उतने उपयुक्त क्षेत्र के लिए हम 1000 वर्ग मीटर में नर्सरी तैयार कर सकते हैं। 1000 वर्ग मीटर मतलब 10 लंबाई 10 चौड़ाई, तो इसका 1000 यही होता है क्षेत्रफल। ठीक है, और वहीं डाइपोक विधि से तैयार नर्सरी में पौधा तैयार होता है, तो डाइपोक विधि से नर्सरी जो होता है वो 11 से 14 दिन में। ठीक है, ये डाइपोक विधि से नर्सरी तैयार पौधा। डाइपोक विधि में क्या होता है कि इसमें हम जो नर्सरी तैयार करते हैं उसमें एक एक शिफ्ट में, मतलब एक छोटे छोटे एरिया में हम उसको प्लांट नर्सरी तैयार करते हैं, जो कि डायरेक्टली उसको हम उखाड़ लेते हैं नीचे से ही, तो वो सीधे हम ले जाकर खेतों में अलग अलग रोप देते हैं। और धान के खेतों में गैस निकलती है, कौन सी गैस सबसे ज़्यादा निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पर स्टार मार्क लगा लीजिए, ये हर जगह पूछा जाता है। तो वो मीथेन गैस पूछा भी जाता है। मीथेन गैस सबसे ज़्यादा कहाँ निकलती है, धान के खेत से। नेक्स्ट आ जाते हैं, धान के साथ ढैंचा उगाकर 25 से 30 दिन बाद 2,4-D छिड़क कर ढैंचा को धान के खेत में मिलाना क्या कहलाता है। इसमें ये कह रहा है जैसे 2,4-D जो होता है वो वीडीसाइड होता है, चौड़ी पत्ती वाले, तो उसमें जैसे धान के साथ हम ढैंचा को भी उगा देते हैं, तो उसको 20 से 30 दिन बाद हम 2,4-D उस पर छिड़काव कर देते हैं। और जो कि वो ढैंचा एक प्रकार का बीड है, तो वो बीड को सुखाकर उसमें मिट्टी में, उसमें ज़मीन में मिला देता है, तो इससे वो हरी खाद के रूप में मिल जाता है। तो उस प्रक्रिया को कहते हैं ब्राउन मैन्योरिंग। ब्राउन मैन्योरिंग मतलब होता है कि वो जब उसमें हम छिड़काव कर देते हैं वो सारे पौधे सूख जाते हैं। कौन से पौधे सूखते हैं, बीड्स, मतलब कि खरपतवार। ढांचे का पौधा सूख जाता है, वो सूख कर स्वतः ही वो एक मैन्योर का रूप धारण करके मिट्टी में मिल जाता है, तो ब्राउन मैन्योरिंग कहते हैं। धान का पौधा है सेमी एक्वेटिक, अर्ध जलमग्न होता है। अर्ध जलमग्न का मतलब होता है कि जैसे शुरुआती दौर पर उसे पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, लास्ट में उसे पानी की आवश्यकता पकते समय कम होती है। वहीं फुल एक्वाटिक कौन कौन से पौधे होते हैं, जूट हो गया, सनई हो गया, ये सब फुल एक्वाटिक क्रॉप होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, धान का पौधा ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करता है, तो पत्तियों में उपस्थित एरेनकाइमेट्स ऊतकों द्वारा। एरेनकाइमेटा ऊतक जो होते हैं पत्तियों में, उसके द्वारा वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है। इसका उपयुक्त जलवायु क्या है, तो उष्ण और नम जलवायु। ठीक है, स्टार्टिंग में तो गर्मी रहती है, उसके बाद ठंडी नम जलवायु। और धान के क्षेत्र में कौन से पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है, तो कौन से पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है, पी, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीज। ठीक है, ये पोषक तत्व धान की यदि खेती करता है तो ये 3 प्रकार के पोषक तत्व उस मिट्टी में बढ़ते हैं। धान की कुल प्रजातियां 24 हैं। ठीक है, और भी ज़्यादा प्रजातियां हैं, लेकिन मुख्यतः 24। लेकिन मुख्यतः किन 2 प्रजातियों की खेती की जाती है, वैरायटियां कौन सी हैं, 24 टोटल है धान की, जैसे कि ओराइजा सटाइवा, ओराइजा ग्लोबेरिया, ये सब उसी की वैरायटी हैं। ठीक है, उनमें से मुख्यतः जो 2 प्रजातियों की खेती की जाती है वो कौन कौन सी हैं, सेटाइवा और ग्लोरेविया। ठीक है, ओराइजा सेटाइवा या ओराइजा ग्लोबेरिया, ये 2 ही प्रजाति की मुख्यतः खेती की जाती है।
नेक्स्ट आ जाते हैं धान की फसल के लिए उत्तम मृदा। उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? चिकनी मटियार, काली या मटियार दोमट। अम्लीय भूमि में खेती की जा सकती है, तो धान की अम्लीय भूमि में भी खेती की जा सकती है। लवड़ी भूमि में सरसों, बाजरा, ज्वार इन सब का खेती की जा सकता है छारी में। धान की प्रथम किस्म T1, प्रथम किस्म T1 जो थी वो कब लाई गई थी? तो 1964 में, ठीक है, 1964 में वो विकसित की गई थी। धान की राजस्थान से निकाली गई किस्म कौन सी है? माही सुगंधा। भारत में 1968 में प्रथम भारतीय उच्च उपज वाली अर्धबौनी किस्म, देख लीजिए, जया। अर्धबौनी किस्म जो है जया, किसने विकसित की? डॉक्टर शास्त्री ने। धान की नई पद्धति क्या है? वो है श्री विधि, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, श्री विधि, ये नई पद्धति है। पडलिंग की जाती है, पडलिंग प्रक्रिया यदि संबंधित है किससे है? तो वो धान के खेत से। पडलिंग का उद्देश्य क्या है? धान जो फसल वो खेत का पानी के रिसाव को रोकना है, खरपतवार को रोकना है, पोषक एवं नियंत्रण तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाना है, खरपतवार नियंत्रण और पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाना। पडलिंग क्या है? जो हम पानी भर के खेत की जुताई करते हैं उस पर फिर हम पाटा लगा देते हैं, लेव लगा देते हैं। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 से 15 सेंटीमीटर, ठीक है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 गुणे 15, इधर से 20, इधर से 15। हाइब्रिड धान की बीज दर 10 से 15 kg पर हेक्टेयर। यदि आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो 1 हेक्टेयर के लिए 10 से 15 kg सीड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, धान की फसल में नर्सरी की विधियां हैं। कौन कौन सी नर्सरी की विधियां? डेपोक विधि, गीली क्यारी विधि, ठीक है। डेपोक विधि, गीली क्यारी विधि। डेपोक विधि में एक नीचे से एक फ्रेम होता है छोटे छोटे, उस पर हम उगाते हैं। और गीली क्यारी विधि में सीधा हम पानी भर के खेत में जुताई करके उसमें धान का छिड़काव करके उसमें नर्सरी तैयार कर लेते हैं। धान में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता 30 से 40%। सबसे उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक है इस फसल के लिए, धान के लिए, तो अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट NH4SO3, ठीक, अमोनियम सल्फेट। धान की फसल के लिए महत्वपूर्ण जैव उर्वरक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जैव उर्वरक एजोला, नीली हरित शैवाल, एजेटोबैक्टर, ये बायो फर्टिलाइजर होते हैं। नीले हरित शैवाल प्रतिवर्ष धान के खेत में नाइट्रोजन की स्थिर करते हैं कितना? एक साल में यदि ब्लू ग्रीन एल्गी वो नाइट्रोजन को 20 से 30 किलो पर हेक्टेयर में वो इतना स्थिर करती है, ठीक है। धान की फसल के लिए सामान्यतः जल मांग, पानी की आवश्यकता 900 से 2500 mm, काफी ज्यादा है। इसके जो प्रमुख खरपतवार हैं, जंगली धान, सांवा, मोथा, ये सब इसके फसल के खरपतवार हैं। धान की खड़ी फसल में जो जुताई करके अधिक पौधे खेत से बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है, तो क्या है? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूसनिंग। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जैसे फसल 20-25 दिन हो जाती है, 30 दिन के बाद उसमें हम उसको बीच बीच में से जुताई करके जो अधिक पौधे होते हैं उसको थोड़ा सा हम बाहर कर देते हैं, मतलब कि उनके बीच की दूरी बढ़ा देते हैं जब वो ताकि पौधों की जब अच्छे से ग्रोथ कर सके, उनको अच्छे से पोषक तत्व मिल सके, तो उस प्रक्रिया को बूसनिंग बोलते हैं। प्रमुख खरपतवार नाशक क्या है? केमिकल बूटाक्लोर, याद रखना, धान का बूटाक्लोर, और वहीं इंडोसल्फान, और वहीं प्रोपेनिल, और वहीं 2,4-D गेहूं के होते हैं,
प्रोपोनिल इसमें भी है, बेंथियोकार्ब, एनिलफोस, पायरोजोसल्फुरान, ये सब धान के लिए प्रमुख वीडिसाइड है। ठीक है, वीडिसाइड। वहीं इनमें लगने वाले प्रमुख कीट, ये भी इम्पोर्टेंट है, सीधा आता है इसमें। देख लीजिए, ये गंधी बग। गंधी बग किससे संबंधित है? वो धान की फसल से। वहीं इसका धान का पीला तना छेदक, हिस्पा, भूरा फुदका, धान केज वार्म, ये सब इसके प्रमुख कीट हैं। सफेद मक्खी, ये सब इसके कीट हैं। प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं? भूरा पत्ती धब्बा रोग, ब्लास्ट रोग, झुलसा रोग, टुंगरो रोग, वहीं खैरा रोग। खैरा रोग, उफरा रोग, ये 3 इम्पोर्टेंट है। खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। देख लीजिए, जिंक की कमी से, जास्ते की कमी से। भूरी पत्ती धब्बी रोग किसके कारण होता है? हेलमिंथोस्पोरियम एराइजी, हेलमिंथोस्पोरियम एराइजी फंगस के कारण होता है। वहीं एकलभक्षी मोनोफैगस प्रमुख कीट है, वो पीला तना छेदक, ट्राइपोराइजा इंसर्टलस, ट्राइपोराइजा इंसर्टलस। पीला तना छेदक कीट का पौधों पर लक्षण क्या है? ये पौधे के तने पर छेद करके मुख्य प्ररोह को सुखा देते हैं। मतलब ये धान के स्टेम को ही वो काट देते हैं ताकि ऊपर वाली फसल सूख जाए, जो डेड हेड कहलाता है। बाद में उनमें बालियां दानों के बिना रह जाती, जिसे सफ़ेद बाली कहते हैं। तो ऊपर सूख जाएंगे तो उसमें बालियां हो नहीं पाएंगे, उसमें धान के जो बीज उत्पादन की प्रक्रिया रुक जाती है। धान के पीला तना छेदक कीट की रोकथाम क्या है? इसकी रोकथाम के लिए है क्या? नर्सरी अवस्था में इस कीट की मादा पौधों की पत्तियों के ऊपरी टिप पर अंडे देते हैं। जैसे धान की नर्सरी की अवस्था में है तो इस कीट के जो फीमेल होते हैं, आधा पौधों की जो पत्तियां होती है उसके ऊपरी टिप पर अंडे देती हैं। तो आधा पौधों के लीफ टिप को काट कर जलावें, ठीक है, और लीफ टिप को उसको ढूंढ कर निकाल दें। अंड परजीव्याम के ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम की 50,000 प्रति हेक्टेयर पर इसमें एक छिड़काव कर सकते हैं। गंधी बग कीट का क्या नाम है? वेरी इंपॉर्टेंट, लेप्टोकोरिसा एक्वाटा, लेप्टोकोरिसा एक्वाटा, ये गंधी बग होता है। धान की फसल में दाने बनते समय कौन सा कीट नुकसान पहुंचाता है? तो वो है गंधी बग, ये इम्पोर्टेंट है। कौन सा कीट धान में वायरस जनित रोग, ग्रासी स्टंट रोग का वाहक है? तो भूरा फुदका, भूरा फुदका, नीला परवैटा ल्यूगेंस, नीला परवैटा ल्यूगेंस। धान के पौधों में वायरस जनित रोग टुंगरो डिजीज, जो वायरस से होता है, किसके फैलता है? ग्रीन लीफ हॉपर नेफोटोसिस वायरसेंस, नेफोटेटिक्स वायरसेंस। ये ग्रीन लीफ हॉपर होता है टुंगरो डिजीज, ये वायरस से फैलता है। ये सब पूरा याद करना है, बार बार रटना है। वहीं धान नर्सरी किसके रोग होता है? नर्सरी का रोग जीवाणु से होता है, जेंथोमोनास ओराइजी द्वारा होता है। वो नर्सरी में जो रोग लगता है। जीवाणु पत्ती झुलसा रोग, बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट रोग किसके कारण होता है? जेंथोमोनास ओराइजी, ठीक है, ये जेंथोमोनास ओराइजी के कारण होता है। उफरा रोग, ये नीमेटोड द्वारा होता है, नीमेटोड द्वारा होता है। डाइटेलेंकस एंगस्टस, डाइटेलेंकस एंगस्टस, वहीं खैरा जस्ते की कमी से। तो दोस्तों, मैंने आज यहाँ तक धान की पूरा चीज़ बता दिया, पूरा सारे इसमें डिटेल बता दिया हूँ। ये पूरा है, इसका PDF आपको आप कमेंट में कर देंगे तो हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे यदि चाहिए तो। नहीं तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिएगा, उसमें आप रिवीजन कर लीजिएगा, फिर आगे हम
नेक्स्ट क्लास में ज्वार की फसल के बारे में लेकर आएंगे वीडियो। तब तक मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।